ड्रॉप शिपिंग का हुक्म। ताहा साहब रावलपिंडी से पूछते हैं, मैंने आपसे ये पूछना था कि ड्रॉप शिपिंग करना जायज़ है, हलाल है या हराम। जनाब, ये ड्रॉप शिपिंग का मसला मैं कई बार बयान कर चुका हूँ। देखें, शरीयत में कुछ उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, उनको जहन में रखें तो फिर उसके लिहाज से आप ख़ुद फैसला कर पाएंगे कि ड्रॉप शिपिंग में किस हद तक हलाल है, किस हद तक हराम। खूब अच्छी तरह समझ लें, शरीयत का एक उसूल ये है, सही अहादीस में हज़रात फ़ुक़हा ने भी उसको बड़े अच्छे तरीके से, इस्लामी क़ानून की किताबें जिनको फ़िक़्ह की किताबें कहा जाता है, उसमें इस मसले को एक्सप्लेन किया कुरान और सुन्नत की रोशनी में। वो ये कि जब तक कोई चीज़ आपके कब्ज़े में ना आ जाए, आप उसको आगे बेच नहीं सकते। खूब समझ लें, सिवाय प्लॉट के, कि प्लॉट एक ऐसी चीज़ है कि कब्ज़े में आना ज़रूरी नहीं है, बस इतना भी काफ़ी है कि आपकी मिल्कियत आ जाए उसके ऊपर और वो प्लॉट आपके रिस्क में आ जाए। रिस्क का मतलब ये कि अगर वो प्लॉट पे कब्ज़ा हो जाता है या खुदा न ख्वास्ता ज़लज़ला आता है और वो ज़मीन ख़राब हो जाती है तो आपका नुकसान हो, इस कंडीशन में जब आएगा तो फिर आप आगे प्लॉट को बेच सकते हैं। इससे पहले आप आगे प्लॉट को नहीं बेच सकते, यानी कब्ज़ा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मनकूली अशिया हैं, मूवेबल अशिया हैं, वो अशिया जो जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, उन अशिया में जब तक आप के कब्ज़े में ना आ जाए या आपका कोई नुमाइंदा कब्ज़े में ना कर ले, यानी आपका वकील, उस वक्त तक आप उसको आगे बेच नहीं सकते। तो ड्रॉप शिपिंग में अगर आप कोई चीज़ इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदते हैं, अभी आपकी अभी आपके कब्ज़े में नहीं आई, मिल्कियत में तो आ गई, कब्ज़े में नहीं आई, और आपने इससे पहले उसको आगे बेच दिया, तो वो जो प्रॉफिट आपको होगा वो आपके लिए हलाल नहीं होगा। समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह बात। अब क्या किया जाए ऐसी सूरत में? क्या ड्रॉप शिपिंग को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए? ना, बहुत सारे तरीक़े ऐसे हैं जिससे ये काम जायज़ हो सकता है। एक तरीक़ा तो आप ये इख्तियार कर सकते हैं कि आप एक चीज़ अपने कब्ज़े में लाए बग़ैर अगर बेच रहे हैं तो बेचें नहीं, बल्कि बेचने का सामने वाले से वादा कर लें। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आप मेडिकल वाले को जाके कहते हैं, मेडिकल स्टोर वाले को, भाई ये दवा मार्केट से शॉर्ट है, मुझे मिल नहीं रही, तो मैं आपसे ये दवा ख़रीदना चाहता हूँ। मेडिकल वाला कहता है कि भाई ये देखो, ये दवा के ख़रीदार बहुत कम होते हैं, बड़ी महंगी दवा है, मैं आपके लिए मंगवा लेता हूँ, लेकिन काइंडली आप ख़रीद लीजिएगा मुझसे, क्योंकि ये कोई लेता नहीं है। अब ये क्या हो रहा है? मेडिकल वाला वो दवा आपको बेच नहीं रहा, बल्कि आपके लिए अरेंज करके दे रहा है और आपसे वादा कर रहा है कि मैं आपको बेचूंगा, कल आ जाना, और आप भी उससे वादा कर रहे हैं कि मैं आपसे ख़रीदूंगा कल, आप मंगवा लें। वो मंगवा के रखता है अपनी शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे, आप जाते हैं, उससे ख़रीद लेते हैं। जब ख़रीदने का अमल होता है उस वक्त वो आपको बेच रहा होता है। तो ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मेडिकल वाले के पास वो दवा थी नहीं और कब्ज़े में भी नहीं थी, तो उसने आपको बेची नहीं, बल्कि बेचने का वादा कर लिया। बेची उस वक्त जब वो उसके कब्ज़े में आ चुकी थी, आप गए, आपने वसूल कर ली। तो ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसा ही है कि आप इंटरनेट पे अगली पार्टी से सौदा पकड़ सकते हैं, वादा कर सकते हैं कि भाई मैं कल तुम्हें ये चीज़ तुम्हारे लिए अरेंज करके दे देता हूँ, मैं तुम्हें बेचूंगा, तो आप ख़रीद लेना। अब क्या होता है कि आप ये कर रहे हैं, बेचने का आपने वादा कर लिया, वादा करने के बाद अब आप उस चीज़ को अपने कब्ज़े में लाए बगैर डायरेक्ट इसको कैसे देंगे कि भाई आप अपना कब्ज़ा न लें, अपने किसी नुमाइंदे, अपने किसी शख्स को अपना नुमाइंदा बना दें। वो नुमाइंदा बेचने वाला नहीं हो सकता जो आपको बेच रहा है, बल्कि जो आपसे ख़रीदने वाला है ना, वो नुमाइंदा हो सकता है। आप उसको कहें कि फ़लाँ जगह से ये चीज़ उठा लो, या जो सेलर है आप उसको बोलें कि फ़लाँ मकाम पे ये चीज़ पहुंचा दो, मैंने तुमसे ख़रीद ली है लेकिन ये फ़लाँ जगह पे पहुंचा दो। जैसे मैं नामों से आपको बताता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ज़ैद हूँ, मैंने बकर से ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए कोई चीज़ ख़रीदी और मैंने उस्मान से वादा किया कि मैं ये चीज़ आपको बेचूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने बकर से वो चीज़ उठाई और उस्मान के घर पहुंचाई और उस्मान से कहा कि आप ये मेरी तरफ से इस चीज़ पे कब्ज़ा कर लें, यानी आप मेरे वकील बन के कब्ज़ा कर लें। उस्मान ने वो चीज़ यानी ले ली और अपने कब्ज़े में ले ली, तो अब ये उस्मान का कब्ज़ा मेरा कब्ज़ा ही कहलाएगा, इसलिए कि वो मेरा नुमाइंदा बन के उस चीज़ पे कब्ज़ा कर रहा है। अब मैं दोबारा से उस्मान को कॉल करता हूँ या नेट पे रब्ता करता हूँ, मैं कहता हूँ ये आपने कब्ज़ा कर ली ना? वो कहते हैं हाँ। अब मैं कहता हूँ अब बताओ ये चीज़ आपको कैसी लग रही है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो आपको पूरा पूरा हक़ है, चाहे वापस कर दें चाहे ख़रीद लें, उस्मान को पूरा पूरा हक़ है। अगर वो ख़रीद लेता है तो उसकी हो गई, नहीं ख़रीदता तो वो हमारी दोबारा हो गई। तो ये तरीक़ा जायज़ है, यानी आपने क्या करना है कि उस चीज़ पे कब्ज़ा करना है और कब्ज़ा
खुद नहीं कर सकते तो जिसको आगे बेचनी है उसी से कब्जा करवा लें अपना नुमाइंदा बना के, लेकिन वो आपका वकील बन के कब्जा करेगा। उसको आप पहले बताएंगे कि ये तुम अपने लिए नहीं कर रहे, ले रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए ले रहे हो। वो देखेगा उस चीज़ को, उसके बाद आप दोबारा से सौदा करेंगे कि अब बताओ ये चीज़ तुम्हें लेनी है या नहीं लेनी है। तो वो अगर कह दे कि हाँ जी मुझे ख़रीदनी है तो आप उसको दे दें, अगर वो कहता है नहीं ख़रीदनी तो फिर आपको वो चीज़ वापस लेनी पड़ेगी। ये खूब समझ लें। लोग इस टेंशन से बचने के लिए क्या करते हैं कि वापसी का ऑप्शन ख़त्म हो जाए, लोग इस टेंशन से बचने के लिए कब्ज़े में लिए बगैर आगे फ़रोख्त कर देते हैं। तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आपके रिस्क में दाखिल नहीं हुई है तो आप उसका प्रॉफिट नहीं ले सकते। अच्छा, इसमें अब होगा क्या कि आपने उस्मान को बेचनी थी, उस्मान ही से आपने कब्ज़ा करवा दिया, अब दोबारा से आप उस्मान को बेचेंगे, कहेंगे कि भाई तुमने कब्ज़ा कर लिया, अब मैं तुम्हें ये चीज़ बेच रहा हूँ। इस दौरान इस दोबारा ख़रीदो फ़रोख्त के अमल से पहले वो चीज़ हलाक हो गई तो ये आपका नुकसान समझा जाएगा, उस्मान का नहीं समझा जाएगा। खूब समझ लें इसको। मैं और आसान करके इसको समझाता हूँ, और आसान करके। देखें, एक आदमी आपके पास आया, वो कहता है जी मुझे लाख रुपए चाहिए गाड़ी ख़रीदने के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो कि भाई मैं तो लाख रुपए पे प्रॉफिट लेता हूँ, 1 लाख के मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 6 महीनों की किस्तों या साल की किस्तों पे आप यानी 6 महीने बाद आपने मुझे लाख रुपए लौटाने, लेकिन मुझे इस पर प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट ज़ाहिर है हराम है, सूद है। लेकिन ये जायज़ ऐसे हो सकता है, आप उससे कहें तूने भाई लाख का करना क्या है? वो कहता है मैंने गाड़ी ख़रीदनी है। लाख में गाड़ी आती नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ। आपने कहा जी लाख में आप ऐसा करें कि गाड़ी ख़रीद लें तो मैं आपको गाड़ी किस्तों पे महंगी करके बेच दूंगा। अब आप ये करें कि आप कहें सामने वाले को भाई तूने गाड़ी ख़रीदनी है ना, अब मैं अगर शोरूम से गाड़ी ख़रीदूंगा, ख़रीद के लाऊंगा, फिर मैं तुझे बेचूंगा अपने कब्ज़े में आने के बाद, तो पता नहीं तुझे वो गाड़ी पसंद आए कि नहीं आए। तो तू ऐसा कर, मेरा वकील बन के मेरी तरफ से गाड़ी ख़रीद ले, इस नीयत के साथ कि ये मुफ्ती साहब के लिए गाड़ी ख़रीद रहा हूँ मैं। तो वो शख्स जाएगा, शोरूम से गाड़ी ख़रीदेगा या कहीं इतवार बाज़ार से गाड़ी ख़रीदेगा, मुझे फ़ोन करेगा मुफ्ती साहब मैंने गाड़ी ख़रीद ली है और आपके लिए ख़रीदी है। अब मैं दोबारा उसको कहूँगा कि ठीक है ये गाड़ी तुम्हें पसंद आ रही है? हाँ जी पसंद आ रही है। ख़रीदी मेरे लिए? हाँ जी मेरे लिए, इसका ज़ामिन भी मैं हूँ। अब बताओ ये गाड़ी तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए? वो कहे हाँ चाहिए। तो मैं उससे कहूँगा ये 1 लाख की आपने गाड़ी ख़रीदी है, मैंने आपको 1.5 लाख किस्तों पर अपना प्रॉफिट रख के 1.5 लाख पर ये आपको बेच दी। ये बिल्कुल जायज़ अमल हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक मसला ये है कि मैंने जब आपसे कहा कि आप शोरूम से गाड़ी ख़रीदें मेरी नीयत से कि मुफ्ती साहब के लिए ख़रीद लें, लेकिन चूंकि बाद में आपने ही लेनी है लिहाजा ख़रीदें वो जो बाद में आप ख़रीद सकें। आपने ख़रीद ली अपने हिसाब से गाड़ी, मुझे फ़ोन किया और मैंने कहा आपको कि मैं ये गाड़ी नहीं बेच रहा, मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं बेच रहा। आपने मेरे लिए ख़रीद ली, बहुत शुक्रिया आपका, इसका मैं आपको कमीशन दे देता हूँ, मेरे लिए आपने इतवार बाज़ार से इतनी मेहनत की, मैं नहीं ख़रीद रहा, तो मुझे पूरा पूरा हक़ है। या सामने वाला कहते हैं मुफ्ती साहब मैंने आपके लिए गाड़ी ख़रीदी है और ये आपका वकील बन के, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है ख़रीदने का, तो पूरा पूरा हक़ है उसको, वो सौदा रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि ये बेचने का वादा हुआ था, अभी बेचा नहीं। तीसरा ये कि आपने मेरे लिए गाड़ी ख़रीदी जाके, अभी बैओ शिरा का अमल दोबारा हुआ नहीं, मैंने आपको बेची नहीं, इस दौरान वो गाड़ी चोरी हो गई आपकी किसी को ताही के बगैर, तो वो मेरा नुकसान होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरा वकील बन के गाड़ी पर कब्ज़ा किया है। तो नुकसान उसका होता है जिसकी मिल्कियत होती है, तो अभी तक मेरी मिल्कियत है क्योंकि मैंने बेचने का वादा किया, भी बेची नहीं है। तो इससे साफ पता चल गया कि ड्रॉप शिपिंग हो या कोई भी इस तरह का बिजनेस हो, उसमें 2 सौदे अलग अलग होने चाहिए। एक, मेरा नुमाइंदा बन के आप ख़रीद रहे हैं, दूसरा ख़रीदने के बाद दोबारा से ख़रीदो फ़रोख्त का एक अमल हो रहा है। तो ये 2 अलग अलग सौदे होंगे तो फिर ये अमल जायज़ होगा, वरना ये अमल जायज़ नहीं होगा। एक तरीक़ा तो ये हो गया। ये जब है जब आप किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत में ला के बेचना चाहते हैं और ख़ुद बराह रास्त कब्ज़े के टेंशन से बचना चाहते हैं। तो उसमें कब्ज़ा कैसे होगा? जिसको बेचना है वही नुमाइंदा बन के आपकी तरफ से कब्ज़ा कर ले और फिर आप उसी को बेच दें, वही आपसे फिर ख़रीद भी ले। एक तरीक़ा तो ड्रॉप शिपिंग में ये हो गया। दूसरा तरीक़ा क्या है कि बजाय इसके कि आप एक चीज़ ख़रीद के दूसरे को बेचें, आप 2 ख़रीदो फ़रोख्त करने वालों में कमीशन एजेंट बन जाएं, दलाली का काम करें। आप कहें भाई ये फ़लाँ कंपनी है, उसकी ये प्रोडक्ट है, मैं आपको ख़रीदवा दूंगा, ये मेरा जो भी कमीशन होगा आप बता दें। जैसे कि स्टेट एजेंट कर रहे होते हैं, स्टेट एजेंट का प्लाट नहीं होता, वो 2 पार्टियों के सौदे करवाता है और अपना कमीशन लेके पतली गली से निकल जाता है। उसमें सबको पता होता है कि भाई ये फ़लाँ का प्लॉट है, इसका प्लॉट ही नहीं है ये। तो यहाँ भी ड्रॉप शिपिंग में आप ये कर सकते हैं
कि दो पार्टियों को मिलवाने का काम करें, उधर कंपनी से कमीशन लें, उधर इससे कमीशन लें। लेकिन वहाँ भी यही मसला है कि ये सिर्फ हवाई बात नहीं होनी चाहिए, हकीकत भी हो। क्योंकि इसमें यह है कि जब आपने दो कंपनियों के दरमियान या दो अफराद या एक फ़र्द और कंपनी के दरमियान कमीशन एजेंट बने, तो जब आपने जैद को कोई चीज़ फ़रोख्त करवाई, जैद को कहा कि मैं आपके लिए फ़लाँ की प्रोडक्ट अरेंज करके देता हूँ, और वो प्रोडक्ट लाने में जैद तक पहुँचने से पहले हलाक हो गई, तो फिर वो आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि कंपनी पैसे भरेगी, क्योंकि आप कंपनी की तरफ से कमीशन एजेंट हैं। नुकसान उसका होता है जो प्रोडक्ट का मालिक है, आप मालिक नहीं हैं, क्योंकि आपने उससे वो ख़रीदी नहीं है। लोग क्या कर रहे होते हैं कि जहाँ शरीयत का फ़ायदा, यानी जहाँ उनको अपने आप को कमीशन एजेंट कहने में फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, तो ख़ुद को कमीशन एजेंट कह रहे होते हैं, लेकिन ज़मान भी अपने ऊपर डाल रहे होते हैं। तो जब शरीयत के किसी मसले को लिया जाएगा तो तमाम लवाज़िमात के साथ लिया जाएगा। तो ख़ुलासा मैं, ये चूँकि ज़रा पेचीदा मसला है तो ख़ुलासा मैं बता देता हूँ दोबारा से, कि जब भी आप घर बैठे कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी आप घर बैठ के पेड़े खाना चाहते हैं, तो इस्लाम में ये पेड़े खाना इतना आसान नहीं है जितना अंग्रेज़ों ने बना दिया है। अंग्रेज़ों के यहाँ तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग भी है, गोल्ड आपके कब्ज़े में आया नहीं और ठा करके बेच दिया आपने आगे उसको, और डॉलर का जो है ना, वो डॉलर भी इसी तरह कर रहे होते हैं, बैठ के पेड़े खा रहे होते हैं, और फिर धड़ाम से जुए की तरह नुकसान भी इनको इसी तरह होता है। तो इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम कहता है भाई, या तो कोई चीज़ ख़रीदो, कब्ज़ा करो, फिर बेचो, या दो पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बन के दलाली का काम करो, इसकी उजरत लो। तो अगर ख़रीदोगे, कब्ज़ा करोगे, तो रिस्क तुम्हारा होगा। जब तक आगे बेचते नहीं हो उस दौरान तुम्हें रिस्क उठाना पड़ेगा। ये चीज़ हलाक होगी तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि जब तक ये रिस्क नहीं उठाओगे प्रॉफिट भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। और अगर दो पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बनते हो तो ये चीज़ तुम्हारी मिल्कियत में है नहीं, ख़रीदो फ़रोख्त के अमल के दौरान ये चीज़ हलाक हो गई, नुकसान हो गया, तो फिर तुम ज़िम्मेदार नहीं हो, बल्कि ये ज़िम्मेदारी उस कंपनी पर डाली जाएगी जिसकी प्रोडक्ट है। अगर कंपनी कहती है हम ज़िम्मेदार नहीं है, तो फिर ये सौदा ही फासिद है। तो ये दो चीज़ों का ख्याल कर लें। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लें। भाई हम यहीं बैठे हुए हैं, अल-फलाहिया में, पार्क में बैठे हुए हैं, कोई मसला पूछने के लिए आना चाहें तो टाइम लेके आ जाएं, फिर समझा दूंगा इंशाअल्लाह।